आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो आर्मी क्लर्क और एजुकेशन हवलदार में जो मुख्य क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के आते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द बरेव। यानी जो बरेव वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहादुर, उसका सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है। अब इसमें हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है जो कायर या डरपोक होता है, तो ये तो इसका अपोजिट वर्ड होगा, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड है फियरफुल। फियरफुल मतलब जो डर, जिसको डर लगता है, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला करेजियस। करेजियस का मतलब होता है बहादुर, यानी जिसमें साहस होता है, सो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा करेजियस। और वी का मीनिंग होता है कमजोर, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एनशिएंट। यानी जो एनशिएंट वर्ड है इसका जो एंटोनिम्स यानी जो विपरीत वर्ड क्या है, अपोजिट वर्ड क्या है। सो इसमें हमारे सामने चार ऑप्शन है, ओल्ड, मॉडर्न, हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल। सो यहाँ पर एनशिएंट का अर्थ होता है पुराना, और इसका हमको अपोजिट वर्ड पूछा गया तो इसका हो जाएगा मॉडर्न। जबकि जो बाकी वो ऑप्शन है उनका सारों का ये कि एनशिएंट के सिनोनिम वर्ड है। नेक्स्ट, ही ब्लैंक स्पेस टू स्कूल एवरी डे। यानी यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस दिया गया है उसमें आपको वर्ब भरनी है। और यहाँ पर आप कैसे पता करोगे, यहाँ पर जो एवरी डे जो कि होती है प्रेजेंट सिंपल की एड वर्ब, और इस हिसाब से आप इसमें प्रेजेंट सिंपल भरोगे। तो यहाँ पर ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। यानी यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया। अब ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया, इसमें सेंटेंस का टाइप क्या है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का टाइप है पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज तो करोगे नहीं। यानी आप सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज करोगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ही यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन, और उसके अकॉर्डिंग आप ये जो वर्ब है गो है उसके साथ एस यानी गोज का यूज करोगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी इनमें से जो आपके सही स्पेलिंग है उसको चूज करना है। सो यहाँ पर जो रिसीव की स्पेलिंग दी गई है, और यहाँ पर आपको देखना है कि जो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। सो फर्स्ट वाले RECEIVE, इसमें आई नहीं आ रहा तो ये नहीं हो सकती। RECEIVE रिसीव। रिसीव मीन होता है कोई चीज़ लेना या प्राप्त करना, और इसके अलावा जो जितनी भी स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यानी मान लो कोई जैसे पूरी लाइन लिखी हुई उसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, ये वन वर्ड का मीनिंग होता है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन यानी एक आदमी, हु कैन नॉट रीड यानी जो नहीं तो पढ़ सकता है और राइट नहीं लिख सकता, इज कॉल्ड यानी उसको क्या बोला जाता है। इसमें हमारे सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट वर्ड है स्कॉलर, तो स्कॉलर का मीनिंग होता है विद्वान, तो ये तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है लिटरेट। लिटरेट मीन होता है जो पढ़ा लिखा हो, यानी जो लिख सकता है पढ़ सकता है, तो ये तो इसका अपोजिट हो गया, यानी ये भी नहीं हो सकता। और इसका सी वाला ऑप्शन इलिटरेट। इलिटरेट मीन होता है अनपढ़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनपढ़। और फोर्थ वाला टीचर, तो ये भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर। यानी ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें हमको एरर फाइंड करना है। इसमें यहाँ पर सेंटेंस लिखा है सी डू नॉट लाइक टी, यानी वे चाय पसंद नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो सी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर डू ने आकर ड जाना चाहिए। और इसके अलावा आगे सेंटेंस सही है, यानी डू हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट नॉट लगे इसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में टी अनकाउंटेबल नाउन। सो यहाँ पर डू की जगह डज आ जाएगा, यानी जो एरर है वो इस डू में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यानी जो सेंटेंस दिया गया है इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करोगे, राम रोट ए लेटर। तो सबसे पहले तो आपको इसमें टेंस का पता करना पड़ेगा। अब टेंस का पता कैसे करोगे, यहाँ पर ये जो वर्ब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में। कौन से में आती है, पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट में। अब पास्ट सिंपल है इंडेफिनेट में आती है। अब जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे, और जो ये सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो सबसे पहले ये जो ए लेटर है इसको आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। अब यहाँ आप देख सकते हो सारों में नहीं, अगर ए और बी वाले में ए लेटर को ऑब्जेक्ट
से सब्जेक्ट बनाया गया है। इसके बाद में आगे लिखा है इज रिटन वॉज रिटन। अब जब ये सेंटेंस ही पास्ट में तो ये पास्ट में रहेगा। सो यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाय राम। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यानी आपको पैसिव वॉइस में ये ध्यान रखना है कि जिस भी टेंस में ये जो एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस लिखा हुआ है ना, उसी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज, उसके जस्ट नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और आपको जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। केवल जो इंडिपेंडेंट कंटिन्यूस प्रकार के होते हैं उसमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी पैसिव वॉइस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव नहीं होकर इनएक्टिव यानी पैसिव हो जाता है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए पीस ऑफ केक, यानी एक केक का टुकड़ा। ये जस्ट एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको आपको क्या मतलब है यहाँ। तो यहाँ पर जैसा कि जो केक होता है वो बहुत ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, यानी जो कोई सॉफ्ट काम हो उससे रिलेटेड ये पूछा गया है। अब इसमें कौन सा आपको मिल रहा है, जैसे ए वाला डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट मीन जो थोड़ा सा और मतलब करने में आसानी जिसमें ना हो, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड वाला इजी टास्क, यानी जो सरल या आसान टास्क, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। स्वीट डिश ये भी नहीं होगा, हार्ड वर्क ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी जो आपको सही आर्टिकल का चूज करना है। सो इसमें ब्लैंक स्पेस दिया गया है, गंगा इज ए होली रिवर। यहाँ पर जो गंगा है रिवर का नेम है, नाउन है, इज आपके वर्ब है, ए आर्टिकल है, होली इसका एडजेक्टिव है, और रिवर अगेन नाउन है। सो यहाँ पर गंगा जो रिवर्स के नेम होते हैं उनसे पहले आर्टिकल दे का यूज किया है। कोई सी भी आपके सामने रिवर्स हो, चाहे गंगा यमुना, उनसे पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट टेंस, यानी इसमें आपको करेक्ट टेंस को सेलेक्ट करना है। सो इसमें सबसे पहले जो टेंस वाले आपके सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले उसमें आपको ये देखना होता है कि इसमें टेंस है कौन सा, और टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसकी एडवर्ब से। तो यहाँ पर जैसे इसमें एडवर्ब है यस्टरडे। अब अगर आपने एडवर्ब आइडेंटिफाई कर ली तो उसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें ये जो सेंटेंस का टाइप कौन सा है। सेंटेंस का टाइप इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया नहीं जाता है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो सेंटेंस का टाइप कौन सा है। जैसे इसमें सेंटेंस का टाइप है पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज तो करेंगे नहीं, और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो इसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट सिंपल में। वही अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करते। सो यहाँ पर आई, अब यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग वर्ब है डू। अब डू यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, यानी डू के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी डिड। और यहाँ पर ये आपको ध्यान देना ये जो डिड है मेन वर्ब है, ने की हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ यहाँ आगे मेन वर्ब भी आती, लेकिन यहाँ पर इसमें यही मेन वर्ब है। आपको ये नहीं देखना है वजह से पास्ट सिंपल का है और इसमें तो आपने केवल डिड फिल कर दिया। इसमें मेन वर्ब कौन सी, इसमें डिड ही मेन वर्ब है यानी करना। ही डिड यानी सॉरी आई डिड यानी मैंने किया, माई होमवर्क यस्टरडे यानी कल मैंने अपना होमवर्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ रैपिड, यानी जो रैपिड वर्ड है, रैपिड का मतलब होता है तेज। तो इसका सिनोनिम वर्ड यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। इसमें चार ऑप्शन है, स्लो, फास्ट, वीक और स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर स्लो मीन तो धीरे होता है तो ये तो इसका एंटोनिम वर्ड हो गया। सेकंड है फास्ट एंड तेजी से, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा वीक मीन कमजोर, तो ये नहीं हो पाएगा। और लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, तो ये भी नहीं हो पाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का मीनिंग होता है विजय या विजेता, तो इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। सो इसमें चार ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है सक्सेस मीन होता है सफलता, तो ये तो इसका सिनोनिम वर्ड हो गया, तो ये तो नहीं हो पाएगा। सेकंड अचीवमेंट मीन होता है उपलब्धि, तो ये भी इसका सिनोनिम वर्ड है, ये भी नहीं हो पाएगा। सी वाला डिफीट का मतलब होता है हार, और ये इसका आपके अपोजिट वर्ड हो जाएगा। और लास्ट वाला है प्राइज मीन होता है पुरस्कार, तोहफा, इनाम, तो ये भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी आपको इनमें से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो चूज करना है। अच्छा, प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, यानी कैसे यूज होता है? प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है, जैसे इसमें नाम में इसकी डेफिनेशन है, प्री यानी पहले, पोजिशन यानी स्थिति, यानी ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है और उसकी पोजीशन से पहले यूज होता है और उसका जो रिलेशन है वो बाकी सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ दिखाता है। जैसे यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है जो कि एक नाउन है, सब्जेक्ट है, इससे पहले ये यूज होगा और उसका जो रिलेशन है वो सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ दिखाएगा। सो यहाँ पर जैसे अगर हम किसी चीज़ में अच्छे होते हैं तो उसमें लिखते हैं गुड एट, जैसे गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट गेम्स, गुड एट क्रिकेट, गुड एट हॉकी, इस प्रकार से। सो यहाँ पर इसमें आ जाएगा एट प्रीपोजिशन। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है इन, ऑन, फॉर, जैसे इन होता है अंदर के यूज में यूज करते हैं, ऑन इन जब हम किसी सरफेस पर कोई चीज़ रखी हुई उसके लिए यूज करते हैं, और फॉर प्रीपोजिशन का यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी अगेन ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार के जो वन वर्ड वाले आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी चीज़ है कि जो आपको टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इस टॉपिक के बारे में खास रूप से क्वेश्चन लेकर आया जाए, तो उसी टॉपिक के बारे में आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे। अदरवाइज ये जब तक आपका आर्मी का एग्जाम होगा कलर का, तब तक इस प्रकार की सीरीज हर रोज आती रहेगी। क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, यानी एक प्लेस, एक जगह, जैसे प्लेस होता है, प्लेस दो वर्ड अलग अलग टाइप के होते हैं, यहाँ पर प्लेस लिखा, प्लेस मीन जगह, वेयर यानी जहाँ, बुक्स आर केप्ट यानी जो किताबें रखी जाती है। अब आप यहाँ चीज ध्यान रखना, यहाँ देखो ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। पैसिव वॉइस में कैसे कि जो बुक्स है ये नाउन है, इसके बाद में आर का यूज किया है, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इसी प्रकार से तो पैसिव वॉइस में किया जाता है। अब यहाँ पर जो सवाल है वन वर्ड का, अब यानी जहाँ पर किताबें रखी जाती है, तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है म्यूजियम यानी संग्रहालय। अब जो संग्रहालय होता है, म्यूजियम होता है, उसमें तो ऐसी जो एंटिक चीजें रखी जाती है जो हमारे लिए महत्व की होती है, तो वो रखी जाती है, तो वो इसका आंसर दिया नहीं हो सकता। सेकंड है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन पुस्तकालय, यानी जहां पर बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती है जो हमारे लिए यूजफुल होती है। सो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। सी वाला लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का मीनिंग वो ये होता है कि जहां पर जो अलग अलग प्रकार के अनुसंधान, शोध, रिसर्च होती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो पाएगा। और लास्ट वाला फैक्ट्री, फैक्ट्री इन जहां पर जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, सो ये भी इसका आंसर नहीं हो पाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लाइब्रेरी। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना, जो कि डायरेक्ट में लिखा हुआ है। अब इसमें हमको पहले सेंटेंस का हमको टाइप पता होना चाहिए। जैसे ये जो सेंटेंस का टाइप है असरेटिव सेंटेंस है, जो कि इसमें जो कनेक्टिव के रूप में, कंजक्शन के रूप में डेट लगता है। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इसमें डेट नहीं लगा तो ये नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इसमें भी डेट कंजक्शन का यूज, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें भी कंजक्शन दे का यूज नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन यही बचा। अब इसको करते हुए से कैसे, जैसे मान लो यहाँ लिखा ही सेड, तो इसको अब हम ही सेड में लिख देंगे। अगर यहाँ ऐसा था ही सेड टू, तो यहाँ पर इसको हम टोल्ड में चेंज कर देते, या सेड टू को इसको टेल्स में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पर जस्ट सेड लिखा तो वापस सेड लिख देंगे। इसके बाद में डेट कंजक्शन का यूज कर देंगे। इसके बाद ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इसको हम रिमूव कर देंगे। देन इसके बाद जो आई है फर्स्ट पर्सन, अच्छा इसमें रूल ये बोलता है कि जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको इस प्रकार से चेंज करना है कि अगर फर्स्ट पर्सन हो यहाँ पर तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, यानी वो चेंज ही नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आई है फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या फर्क होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, यानी बोलने वाला। जैसे अगर अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, या वी यानी मान लो हम सब यहाँ जो बेटे वो बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। और जो सुन रहे हो, जैसे तुम या आप सुन रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन हो जाओगे। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। जैसे मान लो किसी अभी पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं, या किसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपके थर्ड पर्सन। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर आई थे तभी फर्स्ट पर्सन होते, और जो ये जो यू होता है ये सेकंड पर्सन। और इसके अलावा जितने भी, जैसे मान लो आप पढ़ते हो, दे पढ़ते हो,
ही पढ़ते हो, सी पढ़ते हो, इट पढ़ते हो, और किसी का जैसे नेम, वो सारे होते हैं थर्ड पर्सन। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई है, इसको आपको चेंज करना है ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट आई को ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव रूप में लिख दिया। इसके बाद में एम, जिस प्रकार से पेसिव वॉइस में क्या होता है कि जो अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, वैसे ही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि इसमें जैसे अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसमें पास्ट, जैसे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो उसमें पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इस प्रकार से उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे एम है तो इसको आपको पास्ट में चेंज करना है, और ही के अकॉर्डिंग वाज या वर, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पर हम वाज का यूज कर देंगे। इसके बाद हैप्पी को हैप्पी लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, और आपको ट्राई ये करना है कि जैसे अगर मान लो 4 ऑप्शन है तो भाई कौन कौन से ऑप्शन को काटा जा सकता है। ये एग्जाम में एक अच्छी अप्रोच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, नाइदर राम नॉर श्याम ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट, यानी न तो राम और न ही श्याम ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट यानी प्रेजेंट थे। अब यहाँ पर इसमें इस प्रकार से होता है कि जैसे आपको लगे भाई यहाँ पर राम भी लिखा हुआ है, श्याम भी लिखा हुआ है, तो आप इसमें आपको लगे भाई यहाँ पर दो के बारे में चर्चा की गई है इसमें, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसका जैसे जो कॉन्सेप्ट वो तो ये बोलता है कि अगर इस प्रकार नाइदर नॉर आइदर और इस प्रकार भरा हुआ हो ना, तो इसमें आपको जस्ट उस ब्लैंक स्पेस के पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार उसमें फिल करना होता है। और अगर आप इसका सही देखो, इसमें लिखा है नाइदर नॉर, इन्हें दोनों में से कोई भी नहीं, तो इसमें आपको सिंगुलर ही मान के चलना है। और जब सिंगुलर मानोगे या आप शाम के अकॉर्डिंग भरोगे तो यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब है वो यहाँ पर फिल होगी। तो आर सिंगुलर नहीं हो पाएगी, वर्ब भी नहीं हो पाएगी, इज ये एकमात्र यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। सो यहाँ पर ये आ जाएगी नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट, यानी न तो राम और न श्याम प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग, यानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्पेलिंग लिखी हुई है उसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उसके बारे में आपको बताना है। सो फर्स्ट स्पेलिंग है GOVERNMENT, ये है। इनमें से आपको बताने की जो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। अब इसमें से देखो GOVERNMENT ये आपको करेक्ट लग रही है, और इसके अलावा GOVERN ये नहीं हो पाएगी, GOVERNMENT तो ये नहीं हो पाएगी, GOVERN ये भी नहीं होगी क्योंकि इसमें ई पहले आ गया। सो इसका सही आंसर हो जाए गवर्नमेंट। इस प्रकार की जनरल जो स्पेलिंग होती है वो कहीं बाहर से नहीं पूछी जाती, जो हमारे जो डेली यूज में हम बोलते भी है, और वही स्पेलिंग जो मान लो थोड़ी सी बड़ी है उसी प्रकार की गलती हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम्स यानी जो मुहावरा, इसमें लिखा है हिट द नेल ऑन द हेड। अब इसमें यहाँ लिखा है हिट का मतलब ऐसा मारना, दे नेल इन नाखून ऑन द हेड यानी सिर पर। और जैसे सपोज करो किसी को मारना है हमको, यानी जी किसी को चोट पहुंचानी है, तो इसमें उसकी जो सटीक लोकेशन है उसी पर तो हम प्रहार करेंगे ना। सटीक लोकेशन से मतलब है कि भाई जैसे उसको ज़्यादा कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे अब यहाँ बोलते भी है कि भाई जैसे जब वाहन चला रहे तो वह उसमें हेलमेट का यूज करें, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर मतलब है कि भाई उस सर पर मारना यानी सही जगह पर मारना, ये इसका मीनिंग है। सो यहाँ पर इसमें देखो क्या हो जाएगा, टू हैमर ए नेल, यानी एक जो नेल का मतलब है भाई जो नेल का सिंपल सा मतलब है कि भाई जैसे जो दीवार में रोपी जाती है ना, वो उस प्रकार से। तो ये इसका नहीं हो पाएगा। टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, यानी टू से कहना एग्जैक्टली द राइट थिंग, यानी एकदम सही चीज कहना या करना। तो इसमें जैसे बताया ना मैं, जैसे एकदम सही सटीक जगह पर करना, हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका आप इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो कि यहाँ पर कोई काम करना या कोई काम कहना सटीक जगह पर, यानी राइट थिंग कहना सही जगह पर। सो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, है यानी इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस है उसको चूज करना है। सी डू नॉट नो, यानी वह नहीं जानती है। अब इसमें अगेन इस प्रकार का जो सेंटेंस आगे भी आया था उसमें क्या था, उसमें यह था कि भाई जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको देखना है कि डू आएगा या डज आएगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे जो किसी का नेम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये जो होते हैं सिंगुलर नाउन,
और इसके अलावा जो बाकी है जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सारे होते हैं प्लूरल नाउन। सो यहाँ पर ये जो सी वर्ड है ये तो सिंगुलर नाउन है और इस हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो इसमें डच आना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप कहीं आपको ये लगेगा जैसे डू के साथ ईएस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी नाउन के साथ अगर आप एस और ईएस लगाओगे ना तब तो वो प्लूरल बनेगी, प्लूरल नाउन बन जाएगी। लेकिन अगर आप किसी वर्ब में अगर आप एस और ईएस ऐड कर रहे हो तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। इस प्रकार से होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा गो और इसमें मैंने ईएस ऐड किया तब ये जो नाउन है सिंगुलर बन गई। वही मैंने लिखा बुक और बुक में अगर मैंने एस ऐड किया तो ये बुक्स प्लूरल बन जाएगी। इस प्रकार से वर्ब बनती है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का जो एंटोनिम वर्ड क्या है? अब यहाँ पर एक्सपेंड का सिंपल सा मतलब ये है कोई चीज को एक प्रकार से बढ़ाना, वृद्धि करना उसमें। अब इसका हमको अपोजिट वर्ड पूछा गया है। अपोजिट वर्ड में इसमें 4 ऑप्शन है। इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ाना, तो ये तो इसका सिनोनिम वर्ड हो गया। सेकंड है स्प्रेड, स्प्रेड मीन होता है बढ़ाना, फैलाना, तो ये भी इसका सिनोनिम वर्ड हो गया। सी वाला है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी को सिकोड़ना, यानी उसको एक प्रकार से इकट्ठा करना। सो जो कि इसका अपोजिट वर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक्सटेंड का मतलब ये होता है कोई चीज को आगे बढ़ाना, जैसे डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे एग्जाम डेट को एक्सटेंड कर देना, पोस्टपोन कर देना, वो सारी चीजें। सो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द सन ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट, यानी जो सन यानी सूर्य है, ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट यानी जो ईस्ट में से ऑब्वियसली वो राइज होता है। और आपको बताना यह है कि भाई जो राइज की जो वर्ब कौन सी लगेगी, राइज की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगेगा, वो बताना है। अब जैसे ये जो सेंटेंस है ये एक प्रकार से जनरल ट्रूथ है, यानी जो हर दिन जब से हम जी रहे थे या हमारे जो पेरेंट्स है या हमारे पेरेंट्स से पहले भी तब से यही काम हो रहा है। भाई जो सूर्य है वो ईस्ट से ही राइज हो रहा है, यानी ये जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसमें जो टेंस का यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल का, यानी इसमें टेंस का यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल का ऑब्वियसली ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें या तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का। अब यहाँ पर ये जो नाउन सन है ये सिंगुलर है तो आगे हम वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे। जो करेक्ट वर्ब होती है राइज, और इसमें सिंगुलर है, इसमें एस या एस लगेगा, ई तो ऑलरेडी लगा, एस लग जाएगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ ऑनेस्ट, इन जो ऑनेस्ट वर्ड है, ईमानदार वर्ड है, उसका सिनोनिम क्या होगा? अब इसमें आपको बताना है कि भाई जो इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मीन होता है ईमानदार। और ईमानदार का कैसे बताओगे? जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, ट्रूथफुल, क्लेवर, लेजी, प्राउड। अब इसमें जो ट्रूथफुल वर्ड है यानी इसका सच्चाई की जो सच बात बोलने वाला, और ईमानदार भी तो वही होता है जो सच बात बोलते। और बी वाला है क्लेवर, क्लेवर मीन होता है जो चतुर होता है, जो बुद्धिमान होता है, वाइज होता है। लेजी मीन आलसी, तो ये भी नहीं हो पाएगा। प्राउड मीन जो गर्व या घमंड करता हो। सो इसका ऑनेस्ट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ट्रूथफुल। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, यानी एक जो लुक्स यानी देखता है, एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स यानी चीजों का जो ब्राइट साइड, यहाँ ब्राइट का मतलब चमकीला होता है, लेकिन यहाँ पर ब्राइट का मतलब है जो उसकी अच्छी चीजों को देखता है, यानी जो आशावादी होता है। भाई अगर कहीं उसको कुछ वो निराश भी होगा तो अच्छी चीजों को देखेगा। और जो अच्छी चीजों को देखता है किसी मान लो किसी गलत परिस्थिति में भी, तो उसको बोलते हैं आशावादी। और जो आशावादी होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी। जबकि पेसिमिस्ट में मीन निराशावादी, यानी जो मान लो कोई सही चीज हो रहा है उसमें भी बोलेगा ये काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ऑब्वियसली इसका मीनिंग होता है वैज्ञानिक, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मीनिंग होता है जो कुछ बनाने वाला होता है, लिखने वाला होता है, जो अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाता हो, वो सारी चीजें। सो ये भी नहीं हो पाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। और आपको एग्जाम में पूछ ले भाई ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट वर्ड तो हो जाएगा पेसिमिस्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी इसमें आपको आर्टिकल का यूज करना है। और करेक्ट आर्टिकल कौन सा होगा? ही इज ब्लैंक स्पेस MLA।
अब इसमें जैसे पहला वर्ड तो एम है। अच्छा, आर्टिकल में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आर्टिकल का यूज होता कब है। आप क्या करते हो, आप जैसे साउंड देखते हो, अच्छा साउंड में भी नहीं, आप तो ये सोचते हो भाई वोवल आ रहा है तो एन का यूज कर देंगे, और कॉन्सोनेंट आ रहा है तो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का यूज कर देंगे, वोवल आ रहा है तो एन का यूज कर देंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल का आपको यूज तभी करना है जब नाउन से पहले नाउन होनी चाहिए, नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, और नाउन काउंटेबल होनी चाहिए। ये सारी चीजें होगी ना, तभी आपको आर्टिकल का यूज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो आपने यहां पर वर्ड लिखा है ऑनेस्ट, और इसके अलावा जैसे लिखा हुआ है बॉयज। अब यहां पर आपको पूछ ले भाई इसमें आर्टिकल का क्या यूज करोगे। अब आप यहां पर गए, इसमें आपको लगा भाई यहां पर जो वोवल की साउंड आ रही है और हम आर्टिकल एन का भर देंगे। यहां पर बॉयज, इसमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो यहां पर हम ए का यूज कर देंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। यहां पर जैसे ऑनेस्ट वर्ड तो है, लेकिन ये नाउन थोड़ी नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने वाला है, उसके बारे में बताने वाला है, तो यहां पर कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं ऑनेस्ट से आगे यहां पर लिख दूं बॉय, तो यहाँ पर ये जो बॉय है ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा। हाँ, वो बात लगे जो साउंड मैटर करेगी उस ब्लैंक स्पेस के जस्ट बाद वाला वर्ड। अगर वो बाद वाला वर्ड से वोवल की साउंड आ रही है तो आप एन का यूज कर दो, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ए का यूज कर दो। अगेन इसमें भी यहाँ पर बॉय लिखा, अगर हम यहीं पर मैं बॉयज कर देता तो भी कुछ नहीं आता, और यहाँ वैसे यहाँ बॉयज लिखा तो ये तो प्लूरल नाउन हो गया ना भाई। यहाँ पर ये नाउन तो है लेकिन प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है आर्टिकल के यूज से पहले कि जो नाउन है वो सिंगुलर है कि नहीं है, वो नाउन काउंटेबल है कि नहीं, उसके बाद आपको आर्टिकल का यूज करना है। जैसे इसमें एमएल है, अब यहाँ पर इसमें ये सिंगुलर ही है ऑब्वियसली, यहाँ पर इसमें साउंड आ रही है इसकी एक ही साउंड, तो यहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज कर देंगे। तो इसमें एन है बी वाले ऑप्शन में, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन, यानी इनमें ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको एरर को डिटेक्ट करना है। द न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो न्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो न्यूज वर्ड है, अब आपको लग रहा हो भाई जैसे इसमें एस लगाया हुआ है, लेकिन इसमें एस लगने के बाद भी ये सिंगुलर नाउन ही है। जैसे न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जैसे सिविक्स हो गया। अब इनमें एस लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इनमें ये जो प्लूरल है इनमें आप एस को हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। यहाँ पर जो न्यूज वर्ड है ये सिंगुलर है, और उस हिसाब से यहाँ पर आर की जगह इज आ जाएगा। द न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो एरर है उसमें एरर आ जाएगा उसमें सी में। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ अबंडन, यानी जो अबंडन है इसका मीनिंग होता है कोई चीज को छोड़ देना, त्याग देना, और उसका हमको सिनोनिम पूछा गया है। फर्स्ट वाला वर्ड है लिव, सेकंड वाला होल्ड, सी वाला केच, और डी वाला कंटिन्यू। अब इसमें कंटिन्यू मतलब कोई चीज जारी रखना, केच मीन पकड़ना, होल्ड इन थाम में रखना। अच्छा, केच और होल्ड में क्या फर्क है। जैसे कोई चीज है, थिंग है, और वो मूवमेंट कर रही है और उसको हम पकड़ रहे हैं, जैसे मालूम बोलते हैं ना भाई, जैसे बॉल को कैच कर, तो वहां उसको हम गतिशील को उसको हम कैच कर रहे हैं, वो मूवमेंट करे तब उसको कैच कर रहे हैं, तब तो हो जाएगा कैच। और अगर होल्ड इन कोई चीज जैसे कहीं रखी हुई है, जैसे हम किसी को अपने हाथ से दे रहे, तो वहां पर होता है होल्ड का यूज। तो होल्ड और कैच दोनों वैसे मीनिंग पकड़ना ही होता है, लेकिन यहाँ पर अबंडन लिखा यानी त्याग देना, और इसका हमको सिनोनिम वर्ड चाहिए। और लीव में होता है छोड़ देना, त्याग देना, तो इसका सही वर्ड हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ परमानेंट, यानी जो परमानेंट वर्ड है, परमानेंट हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं भाई ये चीज परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। इसमें हमारे सामने चार ऑप्शन है। लास्टिंग, लास्टिंग वाला होता है जैसे बोलते हैं ना भाई लॉन्ग लास्टिंग, यानी जैसे जो हम कोई सामान मार्केट से बाय करते हैं उसमें लिखा था भाई जैसे लॉन्ग लास्टिंग, यानी लंबे समय तक चलने वाला है, तो ये तो इसका सिनोनिम वर्ड होगा परमानेंट का। सेकंड है टेम्परेरी, टेम्परेरी का मीनिंग होता है कि जो कम टाइम के लिए हो। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई जो पॉलिटिशियन आने वाला है तो उसके लिए टेम्परेरी मंच लगाया जाता है ना भाई, उसके लिए उसके भाषण देने के लिए मंच का यूज किया जाता है, तो वो वर्ड होता है। तो टेम्परेरी मीन होता है अस्थायी, और परमानेंट मीन स्थायी। तो ये जो टेम्परेरी वर्ड है इसका अपोजिट यानी एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज बीन लिविंग हेयर ब्लैंक स्पेस 2020।
अब यहाँ पे इसमें टेंस कौन सा है, हैज बीन लिविंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ अगर मैं हेज किसके हेड लिख दूंगा तो कौन सा टेंस होगा वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो यहाँ पर 2020 एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे इसमें ऑब्वियसली ये चीज कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर या तो सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा। सिंस का यूज होता है फिक्स टाइम में, जैसे मान लो अभी ये जो फिक्स यहाँ पर साल लिख दी, ईयर लिख दी, या जैसे फिक्स डे लिख दिया जैसे मंडे संडे, या फिक्स कोई डेट लिख दी, तो उसके लिए तो आप सिंस का यूज करोगे। और अगर ऐसे लिखा जैसे मान लो जैसे लिखा हुआ है जैसे 10 डेज, इस प्रकार से लिखा हुआ है 10 मंथ, तो वहां पर आप फॉर का यूज करोगे, यानी फिक्स परमानेंट पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप सिंस का यूज करोगे, और पीरियड ऑफ टाइम यानी एक अवधि बताया गया तो वहां पर आप फॉर का यूज करोगे। सो यहाँ पर एक फिक्स टाइम है तो यहाँ पर आप सिंस का यूज करोगे, नहीं कि फॉर का, फ्रॉम का या बाय का, क्योंकि इसमें जो सिंस और फॉर होती है वो एडवर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी जो सही स्पेलिंग है वो चूज करनी है। अब आपके जो करेक्ट स्पेलिंग है 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आपके जो आसपास की चीजें है ना, जैसे आज तो पर्यावरण दिवस भी है 5 जून को, आई थिंक 5 जून को, वो तो आई थिंक कल था, बट जो पर्यावरण है इसमें ये वर्ड हमारे आसपास की चीजों के अनुसार है। सो यहाँ पर क्या होगा, जो पर्यावरण के सही स्पेलिंग ENVIRONMENT, सेकेंड स्पेलिंग ENVIRON, इसमें ए नहीं तो ये नहीं हो पाएगा, ENVIRONMENT तो ये नहीं हो पाएगा, ENVIRON तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी फर्स्ट वाली। और जो बड़ी स्पेलिंग होती है आप इसको जैसे टुकड़ों में बांट कर भी आप इसको लर्न कर सकते हो, जैसे EINVIRONMENT, एनवायरमेंट, पर्यावरण। नेक्स्ट है ईडियम्स, वंस इन ए ब्लू मून, वंस मीन होता है कहीं एक बार, इन ए ब्लू मून यानी इसका सिंपल सा मतलब होता है जैसे जो मान लो हमारी अमावस के बाद जैसे पूर्णिमा होती है, जैसे उसी टाइम तो हमें जो पूरा मून दिखाई जाता है ना, यानी पूरे महीने में एक बार, पूरे महीने में एक बार जो पूरा मून दिखाई जाता है, मून दिखाई देता है, तो इसका मतलब यही है, यानी जो कभी कभार ही दिखाई दे, यानी रेयरली। एवरीडे का मतलब होता है हर दिन, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, नेवर यानी कभी नहीं, तो रेयरली यानी कभी कभार, वंस इन ए ब्लू मून, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है क्योंकि महीने में एक बार ही दिखाई देता है, इस कारण से इसका मतलब ये हो जाएगा रेयरली यानी कभी कभार ही। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अगेन पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आ गया। द टीचर टीचेज इंग्लिश, जो अध्यापक है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। सो यहाँ पर जो पहले हमको टेंस का पता करना है, टेंस इसमें वर्ब के साथ एस और एस लगाया हुआ है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इसमें अगेन क्या करना है, ये जो मेन वर्ब है, सॉरी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है, और ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर इंग्लिश सबसे पहले आएगा। अच्छा, हम इंग्लिश आर में सबसे पहले आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये तो नहीं हो क्योंकि इसमें शुरुआत में सब्जेक्ट को सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सो सबसे पहले इंग्लिश, इसके बाद में देखो यहाँ पर इसमें लिखा है वॉज टॉट, सो ये तो ऑलरेडी टेंस इसमें प्रेजेंट सिंपल है, तो पैसिव वॉइस ही प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा। अगर ये इस प्रकार से होता, मान लो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता, तो प्रेजेंट से हम पास्ट में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पर ये जो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में ये होता है कि अगर ये जो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आपको प्रेजेंट में ही रखना है, बस अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे ये प्रेजेंट सिंपल है तो हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इजारेम। सो यहाँ पर इंग्लिश आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का यूज कर दिया। इसके बाद में जो टीच वर्ब है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यानी टॉट बाय द टीचर। सो 31 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी जो पूरा फ्रेज लिखा उसके लिए एक वर्ड। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, यानी एक जो बहुत सारी लैंग्वेज को जानता है। सो इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन है, लिंग्विस्टिक, आर्टिस्ट, स्कॉलर, टीचर। एक एक जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं हम। टीचर अध्यापक ये नहीं हो सकता,
स्कॉलर, स्कॉलर का मीनिंग होता है विद्वान, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। आर्टिस्ट का मीनिंग होता है जो कोई चीज़ बनाता है, क्रिएट करता है अपनी कला से, तो ये भी नहीं हो सकता। और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है, यानी जो हिंदी भी जानता है, तो जो अपनी मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा भी जानता है, जो बाकी फॉरेन लैंग्वेज भी जानता है, सो वो हो जाएगा आपके लिंग्विस्टिक, यानी जो मल्टीपल लैंग्वेज को जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई ब्लैंक स्पेस रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब आपको ये लग जाए कि भाई यहाँ पर जो आई तो सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन के हिसाब से यहाँ पर आप यहाँ पर इज भर दो, आपको भी ये लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इमेजिनेशन का, इमेजिनरी यानी काल्पनिक सेंटेंस है, और जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं उसमें इस प्रकार का जो फॉर्मेट रहता है कि जैसे वो इफ से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद में जैसे जो भी जैसे यहाँ पर प्रोनाउन आगे फिर ब्लैंक स्पेस आएगा। यहाँ पर इसका मतलब है इफ आई ब्लैंक स्पेस रिच, यानी मैं अगर रिच होता, आई वुड हेल्प द पुअर यानी मैं गरीबों की मदद करता। सो यहाँ पर ये एक प्रकार से काल्पनिक सेंटेंस है, और काल्पनिक सेंटेंस में आपको यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल ने देखते हुए आई के साथ भी आपको वर का यूज करना है, ने की वाज का यूज। अगर ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता तो यहाँ पर आप यहाँ पर आई के साथ वोज का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वर का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ जेनरस, यानी जेनरस का मतलब होता है उदार। उदार का मतलब होता है जो जैसे एक तो उदार ये वाला वर्ड होता है, एक ये उदार। उदार यानी ये चीज होता है भाई क्रेडिट करना, कोई चीज देना, और यहाँ उदार का मतलब होता है जो मान लो लोगों के प्रति अच्छा हो, दयालु हो। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑनेस्ट, सेल्फिश, नोबल, काइंड। काइंड का अर्थ भी दयालु होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम वर्ड हो गया, ये नहीं हो पाएगा। सेकंड है नोबल, नोबल मीन उत्कृष्ट, जो बहुत ही अच्छा आदमी हो, तो ये भी इसका सिनोनिम वर्ड, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है जो केवल अपने बारे में ही ध्यान रखे, दूसरों के बारे में उससे कोई मतलब नहीं है। सो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फिश, यानी जो केवल अपने बारे में सोचने वाला, जो दूसरों के बारे में नहीं सोचने वाला हो। और लास्ट डी वाला है ऑनेस्ट, सो ऑनेस्ट मीन ईमानदार, ये भी इसका ऑलमोस्ट सिनोनिम वर्ड हो गया, तो ये भी नहीं हो पाएगा, यानी 31st का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सेल्फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एंशिएंट, यानी जो एंशिएंट वर्ड है, आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो एंशिएंट का सिंपल सा मतलब होता है जो चीज प्राचीन है, पुरानी हो। और इसका जो सिनोनिम वर्ड जैसे जनरल हो जाएगा ओल्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें पहला वर्ड लिखा है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है नया, तो ये नहीं हो पाएगा। रिसेंट जो अभी तरोताजा हो, न्यू, न्यू मीन नया, तो ये सारे 3 तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। सो जो बच्चा कौन सा बी, ओल्ड, तो ये इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी जो सही प्रीपोजिशन चूज करना है। द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक स्पेस टाइम, इन जो ट्रेन ही वो समय पर आ गई या पहुंच गई। सो यहाँ पर इसमें प्रीपोजिशन 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इन, ऑन, एट और बाई। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है, यानी जो ट्रेन है वो समय पर आ गई, यानी इसमें हम बोलते हैं ऑन टाइम। जैसे अगर मान लो पहले आती है हम बोलते बिफोर टाइम, बाद में आती है तो हम बोलते आफ्टर टाइम। तो यहाँ पर अगर सही प्रॉपर टाइम पर आ गई तो हम बोलते हैं ऑन टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ही इज सीनियर देन मी, यानी यहाँ पर ये 2 के बीच में कंपैरिजन किया गया है। जैसे ही एक जो प्रोनाउन है वो सेकंड प्रोनाउन है, मी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, भाई ये मेरे से सीनियर है। अब यहाँ पर जो एरर क्या हो सकता है कि जब अगर मान लो कोई ऐसा वर्ड आए जिसमें लास्ट में ओ आर है, ओ आर मीन जैसे अभी सीनियर है, जूनियर है, यानी इस प्रकार के वर्ड जब भी आप बोलोगे जिनका जो सफिक्स है ओ आर आई, तो उसके साथ देन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता कंपैरिजन के लिए, उनके साथ टू का यूज होता है। जब भी आपको इस प्रकार का वर्ड मिले जिसमें लास्ट में ओ आर सफिक्स हो, तो यहाँ पर देन की बजाय टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ पर जो एरर है वो हो जाएगा इस देन में, यानी सी वाला ऑप्शन में। और तो बाकी ऑब्वियसली सही है। यहाँ पर जो ही लिखा हुआ है और इसका सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, इसके बाद में इज मेन वर्ब है, सीनियर सही है, इसमें देन की जगह टू लिखना है, और यहाँ पर जो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लिखा हुआ है, सो इसका सारे चीज़ें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ईडियम्स कौन सा है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी देर रात तक ऑयल को जलाना। अब यहाँ पर ऑयल को जलाने से मतलब है जो मोमबत्ती या जो कैंडल को जलाए रखना। अब वो किस लिए देर रात तक, कि भाई अगर कोई मान लो हार्ड वर्क कर रहा है
तो इसीलिए तो वो देर रात तक उसको जला के रखेगा। यानी भाई जैसे अभी के लिए तो हमारे पास रोशनी के पूरे स्रोत है, लेकिन जब रोशनी के पूरे स्रोत नहीं थे तब यहाँ पर इस प्रकार जलाकर यहाँ पर पढ़ाई की जाती या कोई हार्डवर्क किया जाता था। सो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। वेस्ट ऑयल, यानी उस ऑयल को वेस्ट करना, तो ये तो नहीं हो पाएगा। वर्क लेट एट नाइट, यानी देर तक काम करना। अब काम में आप पढ़ाई भी हो सकती है, कोई आप दूसरा काम भी हो सकता है। सो यहाँ पर वर्क लेट एट नाइट, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और स्लीप अर्ली, यानी जल्दी सो जाना, ये नहीं हो पाएगा। लाइट लैम्प, यानी एक लैम्प को जलाना, ये भी नहीं होगा। यानी बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है हार्ड वर्क करना लेट नाइट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस मैन इज रेस्पेक्टेड, यानी यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया गया है, उसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। इस प्रकार का वर्ड मैंने आपको आगे भी बताया था कि अगर आपको ब्लैंक स्पेस के बाद वाला जो वर्ड है उसका आगे पहले देखना नाउन है कि नहीं। जैसे यहाँ पर ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट तो इसका एडजेक्टिव है क्योंकि ये इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये जो मैन है ये नाउन है, और ये जो नाउन है ये भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कैसे पता करोगे? अगर इसका आप प्लूरल बना पा रहे हो, जैसे मैन का एम होता है, ये बन पा रहा है, यानी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सो यहाँ पर इस मेन सिंगुलर है तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज करेंगे। और यहाँ पर जैसे पहला वाला वर्ड है जो तो एच है, यानी है, जो कि कॉन्सोनेंट, लेकिन इसमें जो साउंड आ रही है वो वोवल्स की आ रही है, तो यहाँ पर हम एन का यूज कर देंगे। और इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है जैसे YEAR है, इससे पहले कौन सा वर्ड आएगा, यानी आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यानी एक आदमी हु लव, यानी जो प्रेम करता है, मैनकाइंड यानी मानवता से, यानी जो मानव जनरली जो आम आदमी है, महिला, उनसे प्रेम करता है, उसको क्या बोलेंगे? इसमें 4 ऑप्शन है, फिलेंथ्रोपिस्ट, माइजर, पेसिमिस्ट, क्रिमिनल। सो पहला वाला ऑप्शन है फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी जो परोपकारी, इसको हिंदी बोलेंगे परोपकारी, जो दूसरों के बारे में सोचने वाला, और जो दूसरों के बारे में सोचेगा वही मानवता से प्रेम करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परोपकारी, यानी ए वाला। सेकंड ऑप्शन है माइजर। माइजर का मीनिंग होता है कंजूस, यानी जो पैसों को खर्च करने में या किसी और काम करने में कंजूस हो। सी वाला है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट जो ऑलरेडी आगे भी आ चुका है, ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट वर्ड, ऑप्टिमिस्ट मीन आशावादी, और पेसिमिस्ट का हो जाएगा निराशावादी, यानी जो हर कोई जो काम अच्छा भी हो रहा है उसमें भी वो गलतियां ढूंढेगा। और डी वाला क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी जो गलत काम करता है वो। सो इसका 40 का सही आंसर हो जाएगा ए फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, यानी जो ब्यूटीफुल वर्ड है उसका सिनोनिम क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन है, अगली, प्रीटी, रफ, हार्ड। सो इसमें अगली इसका अपोजिट वर्ड होगा, तो ये तो नहीं होगा। प्रीटी मीन होता है सुंदर, तो ये हो जाएगा। और रफ का मतलब होता है जो खुरदरा होता है, कोर्स, ये इसका सिनोनिम वर्ड होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और हार्ड मीन, ये भी इसका आंसर नहीं हो पाएगा। हार्ड से मतलब है जो काम जो इजी नहीं हो, इजी इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा प्रीटी। नेक्स्ट, एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस, यानी जो सफलता वर्ड है, सक्सेस है, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, अचीवमेंट, जो कि इसका सिनोनिम है तो नहीं हो पाएगा, विक्ट्री, फेलियर, प्रोग्रेस। तो यहाँ पर सारे ए, बी और डी, तो ये तो सारे इसके सिनोनिम वर्ड होंगे, जो केवल फेलियर है जिसका अर्थ होता है असफलता। सो ये इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ब्लैंक स्पेस प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस, इसमें आपको पहले तो एडवर्ब को देखना है, जो कि एडवर्ब यहाँ पर नाउ, और जो नाउ एडवर्ब होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम, इज, आर और एम। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, वो दे, जो कि होता है प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से हम आर का यूज कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दे आर। अगर यहाँ पर आई होता तो हम एम का यूज कर देते। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट किसी का नेम होता, ही होता, सी होता, तो यहाँ पर हम इज का यूज कर देते। यहाँ पर दे प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूम में, तो यहाँ पर हम इसमें आर का यूज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग, यानी इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग उसको बताना है। इसमें जो सेपरेट की स्पेलिंग है वो सही बताना आपको। इसमें 4 ऑप्शन लिए, पहले लेगा SEPARATE, सेपरेट। सेकंड वाला SEPERATE,
सी वाला SEPRATE और फोर्थ वाला SEPRATE, यानी जो सी और डी वाला तो सारा सेम हो गया है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। इसमें जो सही स्पेलिंग होगी वो हो जाएंगी ए वाली SEPARATE। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इन जो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है जो कि ऑलरेडी डायरेक्ट में लिखा हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है कि ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव है, यानी इसमें जो कंजक्शन है वो होगा देट का यूज। अब इनमें ऑप्शन में देख लो कौन से वाले में देट का यूज नहीं होगा, उसको हम पहले काट लेते। जैसे डी वाले में देट का यूज नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा, सी वाले में भी नहीं हो पाएगा, और बी वाला इसमें भी देट कंजक्शन का यूज नहीं है तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो अपना ऑप्शन ए वाला बचा। अब एक बार सारों को करके देख लेते हैं। जैसे सी की जगह सी सेड लिख दिया, इसके बाद में कंजक्शन देट लगाया, उसके बाद में हमने जो कोमा को हमने हटाया, उसके बाद आई है अगेन इसमें आई आ गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को आपको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है सी। इसके बाद में जो विल आता है इसको वुड में चेंज किया जाता है, कम को वापस कम लिख दिया और टुमारो को दे नेक्स्ट डे लिख दिया। इस प्रकार से आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या जो मान लो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस होते हैं उनको आपको टेकल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम से 8, 6 एंड 7, यानी 8, 6 एंड 7, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि मान लो आपको आपके पेरेंट्स ने बोला भाई जैसे बाहर जाकर जो कोई चीज़ है उसको गिन कर आ, और आप जल्दी से जाते हो और आकर गिन लेते हो और आप बताते हो 6, 7 होंगे कुछ, तो यानी इसका मतलब आप एक प्रकार से कुछ चीज़ जल्दी में आप सही से गिन कर काउंट नहीं करके नहीं आई हो, यानी आप कन्फ्यूजन में हो भाई, आपको भी परफेक्ट नहीं पता, आप उनको गिन कर आए हो लेकिन आपको नहीं पता, यानी आप कन्फ्यूजन में हो। सो इसका सही आंसर हो जाएगा इन कन्फ्यूजन। इसके अलावा बाकी ऑप्शन इन ऑर्डर, इन हैप्पीनेस, इन साइलेंस, ये नहीं हो पाएगा। 6 और 7 मीन यानी आप खुद कन्फ्यूजन में हो भाई, आप काउंट करके आए फिर भी आप बता रहे हो भाई 6 1 7 है, कन्फर्म नहीं है। आपके पेरेंट्स ने बोला है भाई चाय पानी कितनों को पानी है, लेकिन आप कन्फर्म नहीं हो, यानी आप खुद कन्फ्यूजन में हो। नेक्स्ट, ही सफर्स ब्लैंक स्पेस फीवर, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब जो सफर वर्ड होता है इसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे जो डाई वर्ड होता है उसके साथ ओप, यानी जो कोई मान लो बीमारी से किसी डेथ हो गई तो उसके साथ ओप का यूज होता है। लेकिन मान लो जो जनरल बीमारी से जो थोड़ा पीड़ित है उसके लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। या जैसे मान लो, और इसके साथ डाई के साथ हम फ्रॉम का भी यूज काफ़ी दफ़ा होता है। ये फ्रॉम का यूज तब होता है जब किसी अननेचुरल की बाहर की चीज़ है उसकी मान लो डेथ हो जाए, जैसे मान लो रोड एक्सीडेंट में हो जाए तो हम डाई के साथ फ्रॉम भी के यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सफ़र है उसके साथ हमेशा फ्रॉम का ही यूज होता है, यानी किसी बीमारी के सेंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ही सफर्स फ्रॉम फीवर, यानी वो बुखार से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द बॉयज हैव ए पेन। अब यहाँ पर आपको ये लगेगा भाई जैसे द बॉयज है उसके हिसाब से हमने यहाँ हैव का यूज कर दिया, लेकिन जो इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो ईच है। अगर रियल सब्जेक्ट में ईच आए, एवरी आए या वन आए, अगर इस प्रकार का आपको दिखे तो इसको सिंगुलर मानकर इसको आगे आप जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो भी आपको सिंगुलर ही माननी है। अब यहाँ पर जैसे ऑफ प्रीपोजिशन आ गया तो आगे वाला तो एक प्रकार से ऑब्जेक्ट की तरह मानना जाएगा। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो इच को ही माना जाएगा, तो इच यानी प्रत्येक, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर हैव के बजाय हेज का यूज करेंगे, यानी इसमें जो एरर है वो हैव में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु कैन नॉट हियर इन, एक ऐसा पर्सन हु कैन नॉट हियर इन जो सुन नहीं सकता। हम जो सुन नहीं सकता उसको क्या बोलोगे आप? इसमें 4 ऑप्शन है। ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है जो अंधा, यानी जो देख नहीं सकता, यानी हु कैन नॉट सी, तो इसका तो ये नहीं हो पाएगा। डम भी, यानी डम का मतलब होता है बहरा, और डीफ यानी गूंगा। तो यहाँ पर ये जो डम वर्ड है यानी जो सुन नहीं सकता, हियर नहीं कर सकता, और डीप यानी जो स्पीक यानी बोल नहीं सकता, और लास्ट वाला लेम इन लंगड़ा यानी जो हु कैन नॉट वॉक यानी जो चल नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, डम्ब। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी। इसमें 4 ऑप्शन है, स्लो, रैपिड, वीक और लेजी। तो क्विक का मतलब होता है जल्दी, और इसका हमको सिनोनिम वर्ड चाहिए, तो रैपिड का मतलब होता है जल्दी से। और इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ड है उनका मतलब ये होता है
कि जैसे वीक मीन होता है कमज़ोर, लेजी मीन आलसी, स्लो मीन धीरे धीरे। सो इसका सही वर्ड हो जाएगा रैपिड यानी जल्दी से, ये इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भाई इस टॉपिक के बारे में जो क्वेश्चन लेकर आया जाए। अदरवाइज जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक इस प्रकार की जो सीरीज़ हर रोज़ चलती रहेगी इसी टाइम में।